गुड मॉर्निंग। गुड ओबीएस ब्लैक हो गया क्या? ब्लैक हो जाए तो बोलना स्टूडियो से क्लास ले लेंगे। चलो लिंक करो। इससे पहले क्लास में आपको कुतुब मीनार वगैरह बता दें। कोटा वाला करा, इससे पहले क्लास में तो कुतुब मीनार वगैरह के बारे में बताए थे। बस कुतुब मीनार बताए थे। बख्तियार काकी वगैरह सब खत्म हो गया था। पीडीएफ दे दिए? पीडीएफ नहीं मिला? याद है ना आप लोग को? पीडीएफ की जरूरत क्या है तब? मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण में देखते हम लोग कितने भाग में है? सबसे बाद में गौरी, गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, जजिया कर, प्रथम तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी, द्वितीय तुर्क आक्रमण, पहला अरब आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर को किस युद्ध में हराया था? रावर के युद्ध। जजिया कर से कितने लोगों को बाहर रखा था? हाँ, ब्राह्मणों पे भी जजिया। फिरोज शाह तुगलक। जजिया समाप्त किया था अकबर, दोबारा लागू किया औरंगजेब, कंप्लीट खत्म किया मोहम्मद साहब। कितने? मोहम्मद बिन कासिम के समय 5 लोगों को जजिया से छूट दिया गया था। कौन कौन थे वो लोग? बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और महिला। यहां तक तो बता ही दिए थे। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य पैसा लूट। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सबसे प्रमुख आक्रमण। बुद्ध सिकंद किसे कहते हैं? महमूद गजनवी। उतबी किसके दरबार में? गजनवी। अल बरूनी, फिरदौसी, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र में, भारत में जो क्षेत्र जीता था वो किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? और यहाँ से आ गया कौन सा वंश? गुलाम वंश। कौन सा वंश है? इसमें तो बहुत बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के 4 प्रमुख गुलाम थे। एक बख्तियार खिलजी, ऐबक, यालदोज, कुबाजा। ऐबक, यालदोज और कुबाजा। हो गया कि नहीं हो गया? मोहम्मद गौरी के 3 लड़ाइयाँ, लास्ट की 3 लड़ाइयाँ फेमस है। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय और चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध। भटिंडा पर जैसे इसने कब्जा किया, पृथ्वीराज चौहान से क्या हो गया? विवाद हो गया, क्योंकि उनके बॉर्डर तक आ गया था। इसकी खोखर जातियों से अंतिम लड़ाई हुई थी, वहीं इसको क्या किया गया? हत्या भी किया गया। इसके बाद कौन सा वंश है? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद गुलाम वंश। गुलाम के बाद तुगलक, तुगलक के बाद खिलजी, खिलजी के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ये सारे वंश इसी के बाद आ गए सब। और लास्ट में कौन आ गया? तब हम लोग चलते हैं कौन से वंश के बाद? गुलाम वंश। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाब खिले तो देखो इसको क्या कर रहे हैं सर? बाबर को कब बढ़ाइएगा? लोधी वंश के बाद। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को कौन मारेगा? बाबर। बाबर को बढ़ा देंगे। तुम्हारा क्या सोचना है कि बाबर को इधर से बढ़ा दिया जाए? नहीं समझ आया? तुम लोग समझ आ रहा है? कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? चलो तब इतना बहुत है, लिख दे। बताइए सबसे पहले कौन सा वंश? गुलाब वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी, लोधी वंश। आगे बढ़े। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन खिलजी। यहाँ पे तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां। लोधी वंश का बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल। ऐबक जल गया खीबों से। इसका ट्रिक है, ऐबक जल गया किसे? खीबों से। से कुछ नहीं होगा। देखिए अब ध्यान से। गुलाम वंश का ऐबक, गुलाम वंश का ऐबक, गुलाम वंश का ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान, सैयद वंश का खिज्र, लोधी वंश का बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बकलोल लोधी, बहलोल लोधी।
हालांकि लोधी वंश में बहलोल लोधी ठीक ठाक था, इब्राहिम लोधी पूरा लोल था। समझ में आ गया कि नहीं गया? आगे बढ़े। ये जितना का ये शासन किया है, ये मुस्लिम आक्रमण, ये फर्स्ट स्टेप में था। यहाँ पर गौरी के कारण हुआ था। ये सारा स्टेप किसकी वजह से? गौर। तो इस समय को हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इनका पूरा शासन कहाँ से हो रहा था? दिल्ली से। तो ये गौरी के बाद जितने 5 वंश आए हैं सब, वो क्या कौन सा काल कहलाता है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद बगुला बोल, बीच में नहीं बोलेगा। गुलाम वंश के बाद खोज रहा है कहाँ है? कथा कह रहा है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो है, गुलाब खिले तो सुगंध लो कर। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का सैयद वंश, इसके बाद लोधी वंश। इन 5 वंश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत। क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ये कब से था? तो गौरी मरा था 1206। गौरी मरा 1200, मोहम्मद गौरी मरा 1206। तो जैसे ही मरा, एक बेटिया को फंसी लेते कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन चालू कर दिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद गया इल्तुतमिश में, ऐबक के बाद बहराम शाह, इल्तुतमिश, आराम शाह, रजिया सुल्तान, दुनिया भर के शासक हुए। उसका खिलजी आया, फिर तुगलक आया, और इसके बाद लोधी। लोधी को मार दिया कौन? बाबर। पानीपत के प्रथम लौट 1526। तो इसके मरने के बाद ये चालू हुआ सब। इब्राहिम लोधी के मरने के बाद खत्म हो गया। तो 1206 से 1526 क्या चला था? दिल्ली सल्तनत। और 1526 में कौन आ गया? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ये बहुत आगे पूरा पढ़ना है आप लोग को। 1857 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों पकड़ के बड़ी मार मारा सब। तो ये हो गया। तो बताइए दिल्ली सल्तनत कहां से कब से कब तक? 1206 से 1206 से 1526। अब 1526 से 1857 कौन सा वंश? मुगल वंश। कौन सा वंश? मुगल वंश। ये इतना लंबा शासन एक के वंश के शासकों ने किया, मुगलों ने। इतना लंबा शासन देखिए आप, अगर उसको ध्यान से देखेंगे, लगभग 300 साल है। 300 साल, 1526 से 1826, ऐसे ही 300 साल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद 30 साल और 350 साल अकेले ही शासन कर दिया। किसने? मुगल वाला। और यहाँ पे भी देखिए तो कितना साल? 350 साल यहाँ भी दिखेगा। यहाँ दिल्ली सल्तनत का जितना शासनकाल था लगभग 350 साल, उतना ही शासनकाल मुगलों का था। लगभग कितना साल? 350 साल। 320, 330, यानी दोनों का शासन लगभग क्या रहा? बराबर। लेकिन अंतर क्या रहा कि ये 350 साल के दौरान अलग अलग वंश आए, शासन किए। इसमें अलग अलग वंश नहीं आए, एक ही मिलके क्या कर दिया? शासन कर दिया। मुगल वंश आए, एक ही मिलके क्या कर दिया था? शासन कर दिया था। और इसमें अलग अलग आए सब यहाँ पर शासन करने के लिए। तो सबसे पहला वंश कौन है? हाँ, गुलाम वंश। संस्थापक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको वंश तो याद ही है, इसके संस्थापक का भी ट्रिक बता दिए। अब ये भी पूछता है कि इन 5 में सबसे ज्यादा शासन कौन किया था? हाँ, तुगलक वंश। किसने किया? तुगलक वंश ने। ये क्या चीज है भाई? संस्थापक। और ये वंश, कौन वंश का कौन संस्थापक रहा? अब कार्यकाल कितना लंबा रहा था गुलाम वंश का? कौन से वंश का ज्यादा शासन रहा? तो तुगलक। सखी मतलब समझते हैं? पहले जमाने की लड़की जब सहेली बोलती थी तो सहेली, समझ में आ गया कि नहीं? उसको क्या बोला जाता है? सखी। ये 25-30 साल पहले सखी सब चलता था। 2 सखी मिलके 2 घंटा तक जुआ निकालेगी सब। हाँ, जुआ पहले बड़ी जुआ पड़ता था, ढील, उसी को जुआ बोला जाता है। जू बोलती है ये, और ही नौटंकी करती। सबसे लंबा वंश किसका था? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक के बाद गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम। अल्लाह से लोधी वंश, स से सैयद, ख से खिल। क्या कोई वंश क से था? नहीं। दिल्ली सल्तनत क से वंश से नहीं था। तो अगर क आता भी है तो हम लोग को पता है ना क से कहां से वंश आएगा? करिक्का वंश। आगे बढ़े। सबसे लंबा कार्यकाल तो गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। याद हो गया सबका? ठीक है। बताइए संस्थापक का? गुलाब खिले तो सांस लो। हाँ, ये वंश का है। कोटा वाला बताओ संस्थापक का ट्रिक। सब पगला में बैठता है सब। तू किसको जला दिया? ये किसको जलाया है? खिलजी को जला दिया। तुम बताओ काशी, संस्थापक का ट्रिक। पूरा बोल। ऐबक जल गया घीवों से। जितना छटलका है तो सब अगवा बैठता है, एकदम रिजेक्टेड है सब पूरा बेचारा सब। आगे बढ़े। लड़की लोग बताइए, लोग क्वेश्चन सुनो, लोग बताने चालू कर देती है सब। ट्रिक बताइए कार्यकाल का।
तुगलक सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा खी से खिलजी 1, याद रहेगा ना, लड़का लोग बताएगा। दिल्ली सल्तनत का पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जिसमें पांचवा आएगा सब, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहां से कहां तक? हाँ ठीक है, 1206 से 1526। लड़की लोग बताएगी लोग। मुगल वंश का कंप्लीट कार्यकाल 1526 से 1857 और 1857 से 1947, यानी अंग्रेज नहीं अंग्रेज। और उसके बाद मशरूम, किसका शासन हो गया? मशरूमों के बाद आप लोग का होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब मशरूम का होगा, जब मशरूमों का, देखिए दिल्ली सल्तनत क्या रुक पाई थी? नहीं। मुगल क्या रुक पाए? अंग्रेज भी रुके हैं, मशरूम भी नहीं रुकेंगे। तब उसके बाद शिक्षित लोगों का क्या होगा? राज, एजुकेशन वाले लोगों का होगा। तब भारत के लिए फिर से क्या होगा? स्वर्ण काल, सिंचन, कोई दिक्कत? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसे? गुलाम वंश। किसे स्टार्ट करते हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश के साथ 1206 से ये थी, ये पूरा का पूरा गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो जो राजा आएगा ना, इसी दौरान शासन करेगा। इसमें 4 साल में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, 1210 में घोड़ा कचा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब उसके बाद से बहराम से आया, उस ससुरा को पढ़ना ही नहीं है, कोनो काम ही नहीं किया। इल्तुतमिश आया, समझ में आ गया कि नहीं? इल्तुतमिश 26 में मरा। उसके बाद रजिया आई, वो 40 में मरी। फिर रुकनुद्दीन वगैरह 2-4 गो आया। सब आगे बढ़े, क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा है पीछे वाले लोग? पंखा नहीं चल रहा है? गधा क्या बोल रहा है, ऐसे समझे में नहीं आ रहा। पंखा को चक्कर आ गया, लड़का को चक्कर आ गया। लड़का को चक्कर आया, अपने उसको जगह, इसे दिखाओ इधर, अपने सही हो जाएगा, जग जाएगा यहाँ पे। अजय दिखाओ इसे, उसको इसे सीधा करके। चलो जी आगे बढ़े। कुरान खान किसे कहा गया? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी। ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय जालंधर। कुरान खान किसे कहा गया? लाख बख्श हातिम। ऐबक के दरबारी कवि मिनहाजुस सिराज, ऐबक के दरबारी कवि मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते, याद रहेगा ना? और हसन निजामी भी रहते थे, ताजुल नासरी उनकी पुस्तक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, याद रहेगा ना? लाख बख्श ऐबक को, क्या ऐबक ने राजा बनने की डिग्री लिया? डिग्री नहीं लिया था, ऐबक ने डिग्री नहीं लिया। ऐबक का 1210 ईस्वी में लाहौर में, कहां पर? लाहौर, चौगाना यानी पोलो खेलते वक्त क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? ऐबक। तो ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक शासक संभाला था 1206 से 1210। 1210 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। किसकी मृत्यु हो गई? ऐबक के बाद आया बहराम शाह। इस ससुरा कोनो काम का नहीं था, इसे हटा के शासक बन गया कौन? इल्तुतमिश। तो बहराम शाह को पढ़ना थोड़ी है, बस इतना याद रखिएगा। ऐबक के बाद कौन आया? बहराम। लोल था ससुरा कौन? बहराम शाह। बहराम शाह क्या था? लोल था पूरा। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? एक तो बहराम शाह था, एक आराम शाह था, 2 अलग अलग शासक रहा। तो ये ऐबक के बाद अब सीधे आते हैं किस पे? इल्तुतमिश से। बहराम शाह कुछ काम नहीं किया, 1 साल शासक रहा, उसको हटा दिया कौन? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक। किसका गुलाम था? ऐबक। ये 1211 से 1226 तक शासन, 36 तक। कब तक शासन किया? 36 तक। 36 में कौन आएगी? रजिया सुल्तान। और 4 साल में उसकी मृत्यु हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग किसके बारे में? इल्तुतमिश। ध्यान से समझिए, कल ऐबक पूरा समझा दिए थे, लेकिन इसीलिए आज ऐबक में कुछ लिखा ही नहीं, पूरा समझा दिया कि नहीं? इल्तुतमिश को देखते हैं। देखिए अगर एक ही खानदान के रहेगा तब ना वंश सेम रहेगा। जैसे बाबर में सब एक ही खानदान के थे सब, तो क्या था? वंश सेम था। लेकिन ये बताइए, ऐबक तो कोई राजा था नहीं, ये खुद ही गुलाम था। किसका? गौरी का। और गौरी का गुलाम इल्तुतमिश। तो क्या दोनों का वंश समान रहेगा? तो ये दूसरे वंश का था और ये दूसरे वंश का था। इसके वंश का नाम था इलवरी वंश। कौन सा वंश? इलवरी वंश का था। तो इल्तुतमिश के वंश का नाम इलवरी वंश। क्वेश्चन पूछा था आपका कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम, वंश का नाम इलवरी वंश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। वास्तविक शासक किसे कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक शासक इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने खलीफा से क्या लिया था? उपाधि लिया था। खलीफा से खिलात लिया था। क्या लिया था? खिलात। क्या लिया था? खिलात लिया था। खलीफा से क्या ले लिया था? खिलात। जबकि खलीफा से डिग्री यानी खिलात लेने का काम
ऐबक ने नहीं किया था, ऐबक ने नहीं किया। तो गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। आगे बढ़े, वास्तविक संस्थापक देखिए इल्तुतमिश ने कई सारे काम किए जो एक राजा को करना चाहिए। राजा के पास कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि उसके पहले कोई दूसरा राजा न किया। आपको याद होगा, हम आपको पढ़ाए थे अभी कुछ देर पहले कि ऐबक आया था मोहम्मद गोरी के साथ, तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए, तो आए थे किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। लेकिन उनका दरगाह नहीं बना हुआ था, तो दरगाह को इस्लामिक पद्धति से बनाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश। इसने मकबरा निर्माण की पद्धति चालू किया इल्तुतमिश। मरने के बाद जो होता ना मकबरा, तुरबत, मजार, वही सब चीज, तो उसका बनाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश। अजमेर दरगाह बनाने का काम इल्तुतमिश। तो बताइए इस्लामिक पद्धति से मकबरा, मकबरा किसने चालू किया? इल्तुतमिश। दरगाह बनवाया, अजमेर का दरगाह किसने बनाया? अजमेर दरगाह, दरगाह का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से मकबरा बनवाने का काम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कई सारे काम किए थे। इल्तुतमिश ने सिक्का चालू किया था। क्या चालू किया था? सिक्का, तांबे का और पीतल। इसने सिक्का निर्माण चालू किसने किया? जीतल, तांबे का क्या चालू किया था? जीतल, चांदी का जीतल और तांबे का टाका किसने चालू किया था? इल्तुतमिश ने। अतः सिक्का चालू करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश। तो राजा को अपने एक सिक्का चालू करना है कि नहीं है? अब ऐबक ने सिक्के चालू नहीं किया था, इधर सिक्का किसने चालू कर दिया? इल्तुतमिश ने। सिक्का निर्माण की पद्धति चालू कर दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसी तरह और आगे बढ़ते गया था यहाँ पर, और इस्लामिक पद्धति का इसको संस्थापक माना जाता है। तो भारत में शुद्ध इस्लामिक पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? हालांकि शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। शुरुआत किसने किया? मोहम्मद। लेकिन शुद्ध पद्धति को इल्तुतमिश ने चालू किया था। किसने चालू किया? इल्तुतमिश। इसने राजधानी दिल्ली को बना दिया, जबकि ऐबक ने राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। इसे राजधानी किसे बना दिया? दिल्ली। यही वजह है कि दिल्ली सल्तनत में यही से सारा कंट्रोल होने लगा, और इसके बाद ही इस पूरी सल्तनत का नाम क्या पड़ गया? दिल्ली से। क्योंकि जो भी आया वो शासन कहां से किया? दिल्ली, या तो फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से शासन किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का नाम पड़ गया। या युद्ध करके अगल बगल के क्षेत्र को क्या किया? जीत लिया। या युद्ध विस्तार भी बहुत तेजी से किया। किसने? इल्तुतमिश ने। युद्ध विस्तार बहुत तेजी से किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय मंगोल से एक आदमी भाग के आया जिसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन, जियाउद्दीन मांगबरनी, जियाउद्दीन मांगबरनी। अभी जियाउद्दीन मांगबरनी भागते भागते आया इल्तुतमिश के दरबार में, कहा कि हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, मालिक बचा लीजिए, आप बहुत ही महान हैं, राजा हैं, ये हैं वो। इल्तुतमिश ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, रहो तुम यहीं पे। तो उसको रख दिया अपने दरबार में। शाम को जब खाना खाने बैठा तो पूछा कि रे भाई तू पीछा कौन कर रहा था? तो कहा कि चंगेज खान। इल्तुतमिश का दिमाग, बाप रे बाप, चंगेज खान पीछा कर रहा था, अभी खाना खा रहा है, खाना निकाल कर मुंह में से, निकाल कर भगा इसको यहाँ से। सोचा तूने एक चक्कर में चंगेज खान से हमारा लड़ाई हो जाएगा। और चंगेज खान बाप रे बाप जालिम क्रूर शासक था वहां पर, उससे बड़का क्रूर शासक शायद ही मिलेगा सब चंगेज खान को। अगर चंगेज खान 4-5 और उस टाइप का, चंगेज खान, हिटलर, इस सब टाइप का कुछ और हो जाए सब ना, तो आज पृथ्वी पर जनसंख्या की इतनी समस्या नहीं रहती। इतना ना कटवाया था सब इंसान को, इतना मरवाया था सब कि जनसंख्या का समस्या नहीं रहता, बहुत खच रहा था सब। इसको लग गया कि हम कितना बड़ा गलती किए हैं, मार और के भगाया किसको? जियाउद्दीन मांगबरनी। भगा यहाँ से जियाउद्दीन मांगबरनी, भगा दिया यहाँ पे। चंगेज खान को खबर पहुंचवा दिया कि ना महाराज उसको हम भगा दिया, आया था यहाँ पे नाश्ता करने के लिए कर रहा था, भगा दिया हम, भाग यहाँ से। यहाँ पे चंगेज खान बड़ी खतरनाक शासक था, सोच रहा एशिया से लेकर यूरोप तक इसका साम्राज्य फैल गया था चंगेज खान का। छोटा मोटा आदमी नहीं था चंगेज खान, बड़ी खतरनाक था। कौन सी चंगेज खान को दिखाएंगे? अरे उसका साम्राज्य बताएंगे तो चंगेज खान का फोटो दिखाएंगे। चाइनीज था वो चंगेज खान। वर्ल्ड मैप कहां मर गया ये? इसी में देखिए, ये एशिया। चंगेज खान का जो साम्राज्य था धीरे धीरे लेके इतना बढ़ गया ये साम्राज्य, ये पूरा किसका हो गया? ये पूरा का पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया था? चंगेज खान। देखिए इतना एरिया कब्जा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़े एरिया पर शासन करना। अलग अलग जगह का ज्योग्राफिकल ट्रेन अलग अलग है, जैसे राजस्थान का अलग, जम्मू कश्मीर के ऊपर का एरिया जो पहाड़ी एरिया है वो अलग है, यहाँ मरुस्थल है, तिब्बत में पठार है, पाकिस्तान में के उस साइड में ये वाला ईरान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अपने से खाली लड़ाई करने के लिए पैदा हुआ है सर। आज देखिएगा नहीं, और कुछ आता है पूछिएगा उनसे को कुछ, ये सब हमारे काम का क्या, बस लड़ाई करना। तो चंगेज खान जो था, ये कौन कह रहा है? अक्षय कुमार ऐसे करके भेज रहा है, लग रहा है जैसे चंगेज खान के रिश्तेदार था, वैसे खुश हो रहा है यहाँ पर। बताइए जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? चंगेज खान। कौन पीछा कर रहा था? चंगेज खान। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जा। एक आदमी हमरा से बड़ी इंसिस्ट किया कि अपना नाम बताइए पूरा। नाम करे चंगेज खान, बढ़ गया उसके बाद।
आगे बढ़े। उसके बाद आक्रमण नहीं किया चंगेज खान। इसने दो प्रमुख सुधार किया। किसने? इल्तुतमिश ने। हर राजा के आखिर उसके किसी ना किसी काम से ना याद रखिएगा, इसने दो प्रमुख काम किया। इसने देखा कि हम वेतन नहीं दे पाएंगे, तो इसने वेतन के बदले क्या दिया? जमीन। वेतन के बदले जमीन। इसको कहा गया इक्ता व्यवस्था। क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था। वेतन के बदले जमीन देता था। सैलरी नहीं हुआ, अगर किसी का सैलरी है तो सैलरी कैसे फिक्स होता था? हर महीने 1 कट्ठा जमीन। तो सेम ये हम आपको पढ़ा चुके हैं सामंती व्यवस्था। याद कीजिए, आपको सामंती व्यवस्था पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? आप बताओ मित्रों, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? तो सामंती व्यवस्था के जैसे कौन सा था? इक्ता व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के तहत जो जमीन लेता था वो सामंत कहलाता था। उसी तरह से इक्ता व्यवस्था के तहत जो जमीन लेता था उसे इक्तादार कहते थे। क्या कहते थे? इक्तादार। क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहा जाता था? इक्तादार कहा जाता है। याद रहेगा, सामंती व्यवस्था की जगह पे क्या लाया था? इक्तादार। इसमें इक्ता व्यवस्था में वेतन के बदले जमीन। इसने देखा कि हमको मंत्रिमंडल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको विद्वानों के बीच में रहना बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आप उनसे सीखते हैं। हमेशा अपने अगल बगल में जितने बेहतरीन राजाओं को दिखेगा अपने साथ बड़े बड़े विद्वानों को रखते थे, और जितने अकलेल बकलेल को दिखेगा अपने साथ चमचों को रखते थे। अब वही चमचों इनको कुछ आता ही जाता ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो क्या उसको दिमाग देगा? तो इसने अपने साथ एक मंत्रिमंडल रखा जिसका नाम रखा चालीसा दल। क्या रखा? चालीसा दल। चालीसा दल जो था वो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। उसमें 40 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें ज्यादातर तुर्क कल्चर के लोग थे। तुर्की देश के नहीं, तुर्क कल्चर के, तुर्क के देश से तुर्की 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा? चालीसा दल। क्या नाम रखा? चालीसा दल रखा था नाम। किसी को कोई दिक्कत? इन्हीं के हिसाब से सलाह से इल्तुतमिश नियम कानून को बनाता था और वो काम अच्छे से करता था चालीसा दल के सहयोग से। आगे बढ़े। किसके सहयोग से? चालीसा। इसने एक परंपरा बनाया कि जनता को भी यह अधिकार दिया कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर अन्याय को राजा और काजी, कोर्ट में जो होता है ना जज, उसको क्या कहते हैं? काजी। काजी ही निपटाएगा, आप लोग भी सहयोग कीजिए ताकि ये हो। तो इसने लाल वस्त्र का एक कल्चर चालू किया, रेड क्लोथ का सिस्टम चालू किया। अगर किसी को अन्याय हुआ है, न्याय चाहिए, तो लाल वस्त्र पहन ले। और फ्राइडे की जिन नमाज जो होता है, तो फ्राइडे की नमाज का एक रूल है कि वो जमात के साथ ही होगा। जमात का मतलब होता है ग्रुप। मतलब बाकी के नमाज आप घर पे पढ़ सकते हैं, अकेले पढ़ सकते हैं, बट फ्राइडे का जो नमाज होता है वो भी दोपहर के जोहर का, तो उसी को फ्राइडे को उर्दू में जुमा कहते हैं, इसे गुरुवार कहा जाता है। आज फ्राइडे ही है, बड़ी जल्दी दिन खत्म हो जाता है। खत्म हो गया ये हफ्ता, महीना भी खत्म हो गया। बताइए 2022-23 खत्म हो गया, 22 अभी। चलिए ध्यान समझिए। तो इसने परंपरा चालू किया कि मस्जिद के बाद सब लोग नमाज पढ़ने के लिए क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। तो लाल कपड़ा पहन के खड़ा हो जाइएगा, तो लोग अपने पूछेंगे कहाँ होगी लो, कहाँ होगी लो, तो बताना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो लोग वहीं पे एट ए टाइम छोट मोट मामला रहेगा तो क्या कर देंगे? पंचायती कर देंगे। अगर बहुत बड़ा मामला रहेगा तो हम भैया हैं मामला को सुलटने के लिए। तो हाँ बोलो। हाँ, तुर्क, शमसी, इलवरी तुर्क के ही थे सब। वो जो वंशज थे ना बैठिए, शमसी हो गया, इलवरी हो गया, ये सब किसके कबीला है? सब तुर्क के ही हैं सब। तुर्क जो है एक जनजातीय क्षेत्र थी, उसमें अलग अलग क्षेत्र था। इलवरी जो था वो शमसी का ही हिस्सा था, और दोनों किसके थे? सब तुर्क के ही थे सब। तो रेड कपड़ा पहनने की परंपरा किसने चालू की? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत ही योग्य था। इल्तुतमिश बहुत ही योग्य था। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक के बाद डायरेक्ट नहीं बना था, बहराम शाह को हटाकर क्या किया था? शासक बना था। इल्तुतमिश योग्य था। लेकिन अब जरा आप बैक हिस्ट्री में चलिए, जरा आप याद कीजिए किसको? गौरी को। किसे याद कीजिए? गौरी, मोहम्मद गौरी। गौरी के कितने गुलाम? 4। गुलाम तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्रमुख कौन था? बख्तियार। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। दूसरा ऐबक, याल्दोज और कुबाजा। कुबाजा, कुबाजा। देखिए इसमें ये आगे शासक कौन बन गया? आगे शासक बन गया ऐबक, और सेनापति बना, सेनापति बना बख्तियार खिलजी। आज बुढ़ा गया तो कुछ नहीं बन पाया, बुढ़ा गया तो कुछ नहीं बना। अब ऐबक के बाद, ऐबक जब मरा तो ऐबक का अपना वंश तो था नहीं, गुलाम वंश। ये तो ऐबक को जितनी जमीन मिली थी वो किसके वजह से बना? तो ऐबक के मरने के बाद क्या ऐबक के किसी खानदान का उस पर अधिकार होना चाहिए? नहीं, वो तो ऐबक के बाद कुछ खास रहा नहीं यहाँ पे। तो ऐबक के बाद शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहराम शाह बना, लेकिन उसे हटा के कौन बन गया? इल्तुतमिश। शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। किसी को दिक्कत? अब जब इल्तुतमिश बना तो इल्तुतमिश ने भी सेनापति किसे नियुक्त किया? बख्तियार खिलजी को। आई तो ससुरा बूढ़ हो गया था, एक कोनो काम नहीं। याल्दोज कहा कि कोई बात है भाई, हम शासक बनने की रेस में सबसे आगे थे। कौन कहा? याल्दोज। वो अलग रहा कि ससुरा फंसा लिया बेटी को, तो दिक्कत हो गया यहाँ पर। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अब इसके बाद भी शासक इसी के मन मर्जी के हिसाब से बनेगा। ये कहा कि हम शासक बनेंगे। कौन? याल्दोज। याल्दोज का कहना था शासक हम बनेंगे। ऐबक मर चुका था, अब शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश में और किसमें विवाद हो गया? याल्दोज। कहा कि सीनियरिटी क्रम में शासक हमको रहना चाहिए। किसने बोला? याल्दोज। समझ में क्या? ये कहा कि सीनियरिटी कुछ नहीं, आप फरिया लेते हैं। क्या कहते हैं? आप फरिया लेते हैं। तो 1215 के फिर तराइन में मार हुआ। बताइए 1191 में तराइन का पता में पृथ्वीराज चौहान जीते, 1192 का तराइन का द्वितीय गौरी जीता। अब 1215 में फिर मार होना चालू हुआ। कौन आया? याल्दोज। याल्दोज कहा कि ऐबक मर गया तो साम्राज्य किसका होगा? याल्दोज का होगा। कहा कि आओ याल्दोज तुमको बताते हैं। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ?
याल्दोजर इल्तुतमिश, याल्दोजर इल्तुतमिश, याल्दोजर इल्तुतमिश के बीच इसमें कौन जीत गया? इल्तुतमिश जीत गया। कौन जीत गया? इल्तुतमिश जीत गया। तो तराइन के तीनों युद्ध याद रहेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध गुलाम और राजा के बीच में था। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इल्तुतमिश क्या बन चुका था? राजा। और साथ में इसने खिलत भी ले लिया था। खिलत लिया था कि नहीं लिया था? किससे खिलत लिया था? खाली पास। धर्म गुरु को क्या कहा जाता है? खरी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? इल्तुतमिश जीत गया था। नहीं, चंगेज खान डायरेक्ट कभी भारत पे आक्रमण नहीं किया। उकरे खानदान का था, एक मंगोल आक्रमण में था तैमूर लंग, वो आक्रमण किया था, भयानक आक्रमण किया था तैमूर लंग। चंगेज खान इधर नहीं आया था। अरे वो ठीक है, सोच रहा बहुत खचरा था, मारता था तो उस मारने के बाद उस जगह में बीमारी फैल जाती थी, इतनी गली गली में लाशें सड़ी रहती थी समय पे, बहुत खतरनाक था वहाँ। उसका सिद्धांत अलग था। तो बताइए तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके भी समझा गया कि नहीं? तो पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ? पानीपत कहाँ पर? हरियाणा। तराइन में कितनी लड़ाइयाँ? तराइन कहाँ है? हरियाणा। हम महाभारत की भी लड़ाई कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। मार के लिए बहुत बेहतरीन रहा है कौन? हरियाणा का क्षेत्र। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो इल्तुतमिश ने लाल कपड़े चलाए और इसके बाद एक और चीज हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख दे? पानीपत तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध। प्रथम कहाँ से लिख रहे हो बकलुलिया? प्रथम बोलते 1215। याल्दोज और किसके बीच में? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236। इसने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया को क्या नियुक्त कर दिया था? शासिका बना दिया था। क्योंकि इसका बेटवा जो था आराम सा, वो कोनो काम का नहीं था, सोचा कोनो काम का नहीं था। रुकनुद्दीन वगैरह जो शासक हैं सब इस वंश के बहुत अकलेल बकलेल थे सब। तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही शासिका किसे बना दिया? रजिया। रजिया दिल्ली सल्तनत में किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में किस वंश की? गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे योग्य अगर कोई शासक रहा तो रजिया सुल्तान रही थी। इतिहासकार ने लिखा कि भाग्य ने उसे महिला बना दिया, अन्यथा वो गुलाम वंश की सबसे योग्य शासिका थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो थोड़ा सा महिला लोगों के अंदर ना एक चीज गड़बड़ी आज तक ही देखा जाता है। उनको ये मतलब समझना चाहिए कि अगर बारिश हो रहा है ना, छाता लगा के मीडियम के हिसाब से निकला जाए। आज भी देखिएगा कहीं लड़का लड़की में क्या अंतर है, खड़े एकदम। भाई कभी भी दो चीज इक्वल नहीं हो सकती, बल्कि उनको बदलना चाहिए कि भाई किसी क्षेत्र में लड़का ठीक है तो किसी क्षेत्र में हम लोग आगे हैं, बिना बराबर सब बराबर। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई चलो किसी सेक्टर में तुम बहुत आगे हो तो बहुत सारे सेक्टर में महिलाएं बहुत आगे हैं, तो उनको उसमें काम करना चाहिए। तो ये बात नहीं हम किसी चीज में कम नहीं है, बात सही है, हम किसी चीज में कम नहीं है, तो आपको ये बात और बेहतरीन ढंग से रखना चाहिए वहां पे। लेकिन महिलाओं के साथ अगेन एक ही समस्या आती है कि जब आपको बातचीत करने में जो कूटनीति होती है, किस तरह से क्या बोलना है, ये आप तभी सीखेंगे जब कई तरह की समस्याओं को आप डायरेक्टली फेस किए होंगे। तो अब जब आपको कूटनीति आएगी तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इंसान का डबल फेस होता है, एक फेस अलग और दूसरा फेस अलग, डबल फेस। अब महिला सब किसी का सिंगल फेस देख ले रहती है, सब अच्छा से बतिया रहा, हाँ बहुत अच्छा आदमी है, अरे तुरा कौन ची बहुत अच्छा आदमी है वहां पर। समझ आ गया कि नहीं? और जब डबल फेस देखती है तो कहती जा सब लड़का ऐसा ही होता है, लड़का ऐसा ही होता है। रजिया सुल्तान शासिका जब बनी ना, उसके अंदर एक रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो महिला थी, और आज से सोचिए 800 साल पहले महिलाओं को कोई उतना बराबरी का वैल्यू नहीं देता था। आज जाइए ना गांव में कोई महिला को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता, भले आप सामने आके कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आज भी गांव में किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है उसकी खुशी अलग दिखाता है, और किसी के यहाँ लड़की हो जाती है तो पता नहीं क्यों अलग दिखाने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि वो अलग बात है कि हमारे यहाँ दहेज वगैरह की व्यवस्था ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज व्यवस्था है, दहेज खत्म इतना आराम से नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए कई उपाय है। जैसे अगर किसी खाना में तीखा ज्यादा हो गया है तो या तो उसमें नमक हटाइए तो चीनी झोंक दीजिए, कुछ दिन में आप लोग भी दहेज लेना चालू कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो धीरे धीरे होगा। तो कोनो बेरोजगार को देखिए, कहिए कि ठीक है चलते हाउस हस्बैंड रहो अंदर, हम कमाते हैं, तुम घरे खाना वाना बनाओ, दहेज लाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब चिल्लाना चालू करेगा ना ये चिल्लाने लगा था, हाँ? आगे देखिए, देखिए एक परंपरा होती है सब, इतना जल्दी जो चीजें होती। यहाँ क्या लिखे थे सिक्का के बाद? अरे बाबू देखिए, राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली। यहाँ दिल्ली लिखा। ऐसे दहेज वगैरह की प्रथा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसमें लड़की के घर वाले भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। वहां पे वो जबरदस्ती हाँ हाँ ले जाओ, और लड़का के घर वाला। दहेज के मामले में लड़का लड़की जिम्मेदार नहीं है, गार्जियन क्या होता है ज्यादा जिम्मेदार। हालांकि आजकल लड़की सब दहेज कम करा ले रही है सब बतिया के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दहेज कितना फिक्स है, खूब बतिया उतिया के एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अभी बोल रहा है कि हम नहीं बतियाएंगे। अरे बाप रे बाप जब तक तुम नहीं बतियाएगा तब तक बियाह का डेट ना पड़ेगा। बतिया उतिया के खूब बढ़िया से, पहले तो खूब बढ़िया से आपको समझाए, हाँ हम सारा घर संभाल लेंगे, सब चीज का कोई दिक्कत ना हो। पहले आपको फील करा देगी कि बहुत सही है आपके घर के लिए। उसके बाद कहीं बहुत दिक्कत है, अब हमको लग रहा है 1-2 साल डेट आगे बढ़ाना पड़ेगा, उतना पैसे नहीं। क्या पैसा नहीं है? कौन दहेज मांग रहा है? बिना दहेज का होगा। चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। समझ गए तुम लोग? तुम लोग कितना दहेज नहीं लेना चाहिए।
आत्मसम्मान रखना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक बहुत बड़ा बात होता है आत्मसम्मान का बात। दहेज में दहेज एक तरह का आपका रेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो इल्तुतमिश के बाद अगला शासिका कौन बनी? रजिया। रजिया की खराबी थी, दूसरे को वैल्यू नहीं देती थी। तो चालीसा दल के 40 तुर्क सरदार आए समझना, कहें सर कि महिला है, ये है, ऐसे है, घोड़ा पे घूमती है। अब राजा रहेगा तो घोड़े पे ना चलेगा, गधा पे चलेगा। अब घोड़ा पे, राजा का जो घोड़ा होता है वो बहुत हाइट वाला होता है। बड़ा साइज का घोड़ा देखेंगे आदमी, इतना ऊपर तो जितना हम लोग का साइज होता है उतना ऊपर उसका दहिया होता है, चढ़ल मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो सीढ़ी लगा ले, और एक खतरनाक घोड़ा के साथ सीढ़ी लगाई है, इसी टाइप की रजिया थी। तो देखिए, तो चालीसा दल वाले तुर्क सरदार जो थे ना, वो उतना पसंद नहीं करते थे रजिया को। तो रजिया को समझाना चाहिए कि देख भाई शासिका हम ही है, नौटंकी मत कर, यहाँ पे तो मुंह फुला ली। चालीसा दल को वैल्यू नहीं देना चालू किया। अरे भैया, जो चालीसा दल जो हमेशा से सलाह दिया उसे मुंह फुला के क्या कर लीजिएगा यहाँ पे? लेकिन नहीं भैया, जा घोड़ा लेके इधर चलेंगे हम यहाँ पे। बाद में ये सब षड्यंत्र रच के मरवा दिया सर। किसको? रजिया सुल्तान को मरवाइए दिया सर। रजिया की असफलता का यही कारण था कि वो क्या थी? महिला। अदरवाइज में बहुत ही योग्य थी रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की किस वंश की थी? बोला, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका। इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण महिला। आप देख रहे हैं फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है, नाच रही थी जाके, दारू पी के नाच रही है। और लोग उसको जब बोला कि क्या कर रही, तो मैंने क्या गलत किया? कानून में कहां लिखा है कि हम दारू नहीं पी सकते, नाच नहीं सकते, हम पार्टी करेंगे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बताओ, ऐसा नहीं तो हुआ यहाँ पे। समझ में नहीं करेंगे लोग कि क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा भी एक और चीज मायने रखता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको सही फैसले लेने हैं, लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए कि शासक को बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। समझा ही नहीं? लेकिन ना जाए यहाँ पे, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे का क्लास अब कल